हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी संरचना में आकलन। समावेशी आकलन का अर्थ। समावेशी कक्षा में हर बच्चे की सीखने की गति और रुचि अलग होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो समावेशी कक्षा होता है उसमें सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक सब एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों के सीखने की गति अलग अलग होती है और उनकी रुचियाँ भी अलग अलग होती हैं। आकलन का उद्देश्य बच्चों को तुलना करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वे कैसे सीखते हैं और कहाँ सहायता की आवश्यकता है। तो आकलन का उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर हम बच्चों की तुलना कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा सीख गया, कौन कम सीख पाया, बल्कि यह समझना है कि किस बच्चे को कहाँ पर आवश्यकता है, उसको कैसे सिखाया जाए। इसका लक्ष्य सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर देना है। समावेशी आकलन का लक्ष्य यही है कि जिससे कि जिस बच्चे को जहाँ पर सहायता की आवश्यकता है उसको सहायता दी जाए और उसको सीखने के समान अवसर मिल पाए। समावेशी आकलन की आवश्यकता। सभी बच्चों की प्रगति को सही रूप में जानने के लिए तो जो समावेशी आकलन किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है जिससे कि सभी बच्चों की प्रगति को सही रूप में हम जान पाएं कि बच्चों में प्रगति किस प्रकार हो रही है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कितना सीख पाए हैं, ये सब जानने के लिए आकलन किया जाता है। विभिन्न क्षमताओं और शैलियों को ध्यान में रखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बच्चा पीछे न छूटे, शिक्षण में सुधार लाने के लिए, तो इन सब बातों के लिए समावेशी आकलन किया जाता है जिससे कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। अगर किसी बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर उसकी सहायता की जाए और उसे भी सीखने के समान अवसर उपलब्ध हो पाए। शिक्षण व्यवस्था में और सुधार किया जाए। आकलन करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और अपनी शिक्षण प्रक्रिया को हम और उसमें सुधार करेंगे। तो शिक्षण में सुधार करने के लिए, विभिन्न क्षमताओं और शैलियों को ध्यान में रखने के लिए, बच्चों की प्रगति को सही रूप में जानने के लिए समावेशी आकलन की आवश्यकता होती है। समावेशी आकलन के सिद्धांत। इस समावेशी आकलन के सिद्धांत हैं जैसे कि पहला है लचीलापन। हर बच्चे की आवश्यकता अनुसार आकलन में परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि आपने आकलन करने का एक पैटर्न बना लिया और उसी से सामान्य बालक का, उसी से विशेष आवश्यकता वाले बालक का, दोनों का आप आकलन कर रहे हैं तो उससे आपको सही परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इसके लिए हर बच्चे की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका आकलन किया जाएगा। तो जो आप आकलन करने जा रहे हैं उसमें लचीलापन होना चाहिए, समान अवसर, प्रत्येक बच्चे को अपनी समझ प्रदर्शित करने का अवसर। हर बच्चे को अपनी जो भी उसने चीज़ समझी है, जो भी उसने नॉलेज हासिल की है, जो भी चीज़ उसको जैसे भी समझ में आई है उसको प्रदर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए। तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो। समग्र दृष्टिकोण, केवल अंक नहीं, व्यवहार व सहभागिता का मूल्यांकन। ऐसा नहीं है कि आपने एक टेस्ट पेपर बना दिया और जिस बच्चे ने ज़्यादा नंबर लेके आए आप उसको समझ रहे हैं कि बस ये सीख गया। नहीं, ओवरऑल आपको उसकी हर एक एक्टिविटी का मूल्यांकन करना है, उसके व्यवहार का, उसकी सहभागिता का। तो इसलिए आपका समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। निरंतरता, पूरे अधिगम काल में मूल्यांकन। जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसमें लगातार मूल्यांकन होता रहना चाहिए। समावेशी आकलन के प्रकार। अगर समावेशी आकलन की हम बात करें उसके प्रकार की तो यहाँ पर पहला है प्रारूपिक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार हेतु किया जाता है। ये जो जब सीखने की प्रक्रिया चल रही होती है तो उसमें सुधार लाने के लिए ये असेसमेंट किया जाता है। उदाहरण, प्रश्न पूछना, चर्चा, मौखिक प्रतिक्रिया। तो बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे डिस्कशन किया जाता है और मौखिक रूप से जो भी प्रतिक्रिया बच्चे देते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। सारांशात्मक आकलन। अगर समेटिव असेसमेंट की हम बात करें तो ये सीखने के अंत में किया जाता है। जब बच्चा सीख जाता है उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण जैसे कि यूनिट टेस्ट, इकाई परीक्षण, प्रोजेक्ट वर्क, मौखिक परीक्षा। तो इस तरीके से जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, प्रारूपिक आकलन, और जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, इसमें यही अंतर है कि ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और जो आपका सारांशात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट है वो सीखने के अंत में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क या जो भी मौखिक परीक्षा हम लेते हैं। समावेशी आकलन की विधियां। समावेशी आकलन की विधियों की बात करें
तो इसमें पहली है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन करके हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं, उसको देखकर ओवरऑल वो क्या कार्य कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटी है। तो एक तो हम ऑब्जर्व करके बच्चे का आकलन कर सकते हैं। दूसरा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं कि ये बच्चे की एक तरीके से एक जो भी उसका रिकॉर्ड होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान, उसको देखा जाता है कि किस तरीके से बच्चे ने अपनी जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं उसका उसमें क्या रिजल्ट रहा है, वो ड्राइंग कैसी बनाता है। तो एक तरीके से ओवरऑल पूरा उसका रिकॉर्ड रहता है जिसमें उसकी सीखने की प्रगति, काम के नमूने और अध्यापक की टिप्पणियां रखी जाती हैं। तो इस रिकॉर्ड को भी देखकर हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि उसकी शुरू से रिपोर्ट अभी तक कैसी है। नेक्स्ट है रुब्रिक। रुब्रिक एक ऐसा मूल्यांकन उपकरण कह सकते हैं आप, एक ऐसा असेसमेंट टूल है जो बताता है कि किसी बच्चे के कार्य को किस आधार पर और कैसे अंक या ग्रेड दिए जाएंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं मूल्यांकन के लिए तय किए गए मानदंड, जो मूल्यांकन आपको करना है उसके लिए क्या तय किया गया है, किस आधार पर आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, तो इसको ही कहेंगे रुब्रिक। इसमें अंक या ग्रेड भी दिए जा सकते हैं। एक तरीके से ग्रेडिंग गाइड आप इसको कह सकते हैं, जो बताता है कि अच्छा, औसत, कमजोर काम कैसा दिखता है, तो इसको कहेंगे रुब्रिक। समूह मूल्यांकन, ग्रुप में बच्चे का मूल्यांकन करना, पूरे ग्रुप का मूल्यांकन करना, और स्व मूल्यांकन, इसके साथ साथ बच्चा खुद का भी मूल्यांकन करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है अपना कि वो कहाँ तक सीखा। तो ये सब आकलन की विधियां हैं। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूलन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो या मौखिक प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चों के लिए लिखित या संकेत भाषा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए अतिरिक्त समय, भाषा कठिनाई वाले बच्चों के लिए चित्र आधारित उत्तर। तो इस तरीके से जो अलग अलग तरीके के बालक हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्था आपको करनी होगी। दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनके लिए ऑडियो और मौखिक प्रश्न, श्रवण बाधित बच्चे हैं अगर उन्हें सुनने में कठिनाई होती है तो लिखित या सांकेतिक भाषा का यूज़ करना होगा जिससे कि बच्चे उसको देखकर सीख पाएं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए अतिरिक्त समय देना होगा, उसमें समय ज़्यादा लगेगा आपका। भाषा कठिनाई वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अगर उनको भाषा में कठिनाई आती है तो उनके लिए चित्र की व्यवस्था की जाएगी, चित्र आधारित उत्तर उनको समझाए जाएंगे। तो इस तरीके से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आपको इस तरीके से अरेंजमेंट्स कक्षा कक्ष में करना होगा। शिक्षक की भूमिका, अब बात करते हैं हम समावेशी आकलन में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। बच्चों की विविधता को समझना, जो समावेशी आकलन किया जाता है वो एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने बालक को समझना ही उसका सबसे पहला काम होता है कि वो अपने बच्चों को समझ पाए, अपना कक्षा कक्ष को समझ पाए कि वहाँ पर कितने तरीके के और कितनी विविधता के बालक हैं। प्रेरणादायक और सहायक मूल्यांकन करना, इस तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए जिससे कि बच्चे और मोटिवेट हों, उनको सहायता मिले जहाँ भी उनकी कमी रह गई है। रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, और आप जो भी प्रतिक्रिया बच्चे को दें उसके मूल्यांकन के बाद वो रचनात्मक होनी चाहिए, बच्चे के ऊपर उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परिणामों के आधार पर शिक्षण में सुधार करना, और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी परिणाम आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपने जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें सुधार करने होंगे। अभिभावकों व सहकर्मियों से सहयोग रखना, जो उनके पेरेंट्स हैं और जो सहकर्मी हैं उनके साथ सहयोग बना के रखना। तो आखिर में हम निष्कर्ष पे बात करते हैं। समावेशी संरचना में आकलन बच्चों की सीखने की यात्रा को समझने और उन्हें आगे बढ़ाने का साधन है। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सफलता प्राप्त करे। तो ये था हमारा समावेशी आकलन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।